सो इन्वायरमेंट में आगे बढ़ते हैं तो हमारा कीवर्ड आया था दैट इज़ अ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इस चीज़ को एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में भी कवर करा है, उसको वहाँ से भी पढ़ना है। वैसे इस एक्ट का एम क्या है, तो नाम से पता चल रहा है ये बेसिकली क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड देता है, वेस्ट करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वर्षों से, ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ये कुछ राइट्स देता है। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उनको कुछ राइट्स देगा। एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर या उसके अलावा जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं, तो उनको बेसिकली क्या करता है, ये राइट्स प्रोवाइड करता है। क्या क्या राइट्स देता है, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का राइट दे देगा, छोटे मोटे राइट उनको दे देता है। ठीक है, हमने पैसा एक्ट में भी पढ़ा, तो ये वही है। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ लेना, दोनों पैसा एक्ट भी पढ़ लेना, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट भी स्टैटिक से पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे दे रखे हैं क्या क्या राइट्स देते हैं, वैसे दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले वो देखते हैं ओनरशिप ऑफ लैंड का राइट। ठीक है, कि आप जो भी करंटली कल्टीवेट कर रहे हो अप टू द मैक्सिमम 4 हेक्टेयर, तो अब वो लैंड आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या दे रहे हैं, ओनरशिप राइट। ओनरशिप राइट वो दे रहे हैं, लिखते चलना है। ठीक है, नो एलोकेशन, कोई नया लैंड नहीं देंगे, लेकिन जो भी आप कल्टीवेट कर रहे हो काफ़ी लाइक सालों से, तो वही लैंड आपको दे दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी आप रिसोर्स कर सकते, यूज़ कर सकते हो, जैसे कि माइनर प्रोड्यूस हैं एंड जो ग्रेजिंग एरियाज है। तो क्या दिया है, एक तो ओनरशिप प्लस में माइनर प्रोड्यूस, माइनर प्रोड्यूस आप कर सकते हो, माइनर प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते हो, एंड प्लस में ग्रेजिंग है ना, प्लस में ग्रेजिंग, ग्रेजिंग वाले एरियाज को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, इसका मतलब क्या होता है, राइट्स फॉर रिहेबिलेशन, राइट्स फॉर रिहेबिलेशन। ठीक है, राइट जो है रिहेबिलेशन की, इसके बारे में है। ठीक है, तो इनको रिहेबिलेट भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर उनको, जैसे कि कोई जंगल था, वहाँ पे रह रहे हैं बरसों से, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, रोड निकालनी पड़ रही है, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, तो जो भी लोग डिस्प्लेस होंगे तो उनको रिहेबिलेट किया जाएगा। तो कौन सा राइट दे दिया, रिहेबिलेशन का, रिहेबिलिएशन का, रिहेबिलिएशन का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट भी दे जाएंगे, मतलब फॉरेस्ट को अपनी तरीके से मैनेज वोट कर सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट जो रिजर्व होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज वही होते हैं कि जिसमें जो हमारी वहाँ के रहने वाली कम्युनिटी है वो बेसिकली उसको मैनेज करती है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो 4 राइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये एक्ट आया भी हुआ है, तो इसको अच्छे से करना। तो कौन कौन से थे, हमने अभी भी बात करी, कौन कौन से थे। सबसे पहला ओनरशिप राइट उनको दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टू द 5 हेक्टेयर्स। ठीक है, मैक्सिमम टू द 5 हेक्टेयर्स, और करंटली जहाँ वो कल्टीवेट करें, कोई नया लैंड नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने की क्या दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। प्लस में उनको ग्रेजिंग एरिया दिया जाएगा, है ना, ग्रेजिंग एरिया दिया जाएगा। प्लस में अगर उनको कहीं से हटाया जा रहा है यहाँ से, तो उनको रिहेबिलेट भी किया जाएगा। उनका राइट है कि उन अधिकार है, अगर वहाँ से डिस्प्लेस हुए इनको तो रिहेबिलेट करो। एंड प्लस में और क्या था कि वो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व कर सकते हैं, मतलब कम्युनिटी की अपना खुद फॉरेस्ट को रिजर्व कर सकती हैं, वहाँ पे पेड़ वेड़ उगा सकती हैं, इस तरीके से। ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो ये सारे राइट्स थे, इनको लिख के चलना है। ठीक है, और एम क्या था इस एक्ट का वो भी हमने समझ में आया। तो हम कीवर्ड्स को सिर्फ पकड़ रहे हैं, उनको ही पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन कीवर्ड आया। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ये बताया परमा कल्चर फार्मिंग के बारे में, और ये बताता है एक कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, जो दो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है। देखो, परमा कल्चर समझो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। जो हमारी केमिकल फार्मिंग है, नाम ही केमिकल है, केमिकल इज समथिंग दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमा जो कल्चर होता है बेसिकली वो इनकरेज करता है डाइवर्स मिक्स ऑफ क्रॉप को। परमा कल्चर क्या कह रहा है कि आपको कैसे करना है, पॉलीकल्चर फॉलो करना है। पॉलीकल्चर का मतलब है कि आपको एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना है। जहाँ यहाँ पे जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है वो कहते हैं कि आपको मोनोकल्चर करना है। मोनोकल्चर का मतलब है एक ही क्रॉप को उगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डिफरेंस हमें समझना है। तो पॉलीकल्चर ने क्या बोला था, पॉलीकल्चर मोनोकल्चर, सॉरी पॉलीकल्चर मोनोकल्चर नहीं, परमा कल्चर एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। तो क्या हमारा है, परमा और केमिकल। ठीक है, परमा क्या बोल रहा है, परमा बोल रहा है कि भाई आपको बेसिक सी चीज़ ये है कि आपको क्या फॉलो करना है, पॉलीकल्चर, है ना, पॉलीकल्चर फॉलो करना है। और केमिकल क्या बोल रहा है, क्योंकि मोनोकल्चर फॉलो करना है। ठीक है, एक एक वर्ड हम लिख के चलेंगे। जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है वो बेसिकली क्या करती है, डिग्रेड करती है सॉइल हेल्थ को। ऑफकोर्स आपको पता है जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से सॉइल सैलिनेशन होती है, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, तो वो सॉइल को क्या करेगी, सॉइल को करेगी डिग्रेड, सॉइल को क्या करेगी, डिग्रेड करेगी ना, सॉइल को क्या करेगी, डिग्रेड करेगी। वहीं पे क्या करेगी, अच्छी रहेगी तो ये अपग्रेड करेगी, क्योंकि ये बेसिकली केमिकल्स को यूज़ कम करेगी, है ना। ये बेसिकली क्या करेगी, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस ज़्यादा करेगी, मेंटेन करेगी, इंप्रूव करेगी सॉइल हेल्थ को। ठीक है,
आगे देखिए, पर्माकल्चर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सेमी एरिड रीजन्स में भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी को यूज़ नहीं करना है, हर चीज़ को सस्टेनेबल मैनर में हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखो, आपको पता है कि केमिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप इसको सेमी एरिड में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है केमिकल जो फार्मिंग होती है उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या है, सबसे पहले समझो कि मल्चिंग एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मल्चिंग में क्या होता है, हमने देखा होगा कि एक लेयर बिछा देते हैं ना, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ा था, एक लेयर बिछा देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की अपने अर्थ उसके सरफेस पे, ठीक है, खेतों में। तो उससे क्या होता है, सॉइल प्रोटेक्ट होते हैं, सॉइल को मॉइस्चर मिलता है। तो ऐसा पर्माकल्चर में किया जाता है, इसमें मल्चिंग की जाती है ना, इसमें मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग इज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या मल्चिंग हो रही है? नहीं भाई, यहाँ पे मल्चिंग वगैरह नहीं हो रही, यहाँ पे केमिकल से ही काम चल रहा है। तो बेसिकली ये हमारा डिफरेंस था। ये पॉलीकल्चर है, मोनोकल्चर है, ये अपग्रेड करती है सॉइल को, डिग्रेड कर रही है। ये सेमी एरिड एरियाज में भी कर सकते हैं बिकॉज कम पानी में हो जाएगा, इसको नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। केमिकल फार्मिंग हमारी मल्चिंग को प्रैक्टिस नहीं करते। मल्चिंग में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पर्माकल्चर क्या होता है, जिससे सॉइल का मॉइस्चर अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली समझा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे इनको लिख के चलना है, लिखते चलना है, ठीक है। पॉज करनी है, जैसे कि कोई एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, पॉज करो, एक टॉपिक खत्म हुआ उसको लिखो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने एनसीईआरटी से कर ली थी, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखो, इस क्वेश्चन में ट्राइकोलोसन के बारे में है, मेन हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि ट्राइकोलोसन इज समथिंग दैट इज नेगेटिव, इट इज़ अ नेगेटिव थिंग, ओके। और बेसिकली आप, ठीक है, आगे देखते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बेसिकली क्या है हमारा ट्राइकोलोसन, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। मतलब ये क्या करता है, एंटी माइक्रो मतलब एंटी समथिंग अगेंस्ट, तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट है, ठीक है। इसको हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स हुए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हुए, सोप्स हुए, टूथपेस्ट, इनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्राई कोलोसन, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, कोलोसन का मतलब है क्लीन करने से। तो समथिंग क्या कर रहा है, क्लीन करेगा ना, जो भी हमारी, जैसे कि हमारे ब्रश को क्लीन करेगा तो मतलब दांतों को क्लीन करेगा टूथपेस्ट, शरीर को क्लीन कर रहा है तो सोप, इन सब में पाया जाता है। अच्छा, फिर ये भी नेगेटिव कैसे हुआ, तो नेगेटिव ये अलग तरीके से है, ये इसके हेल्थ भी हज़ार्ड है। वैसे तो ये देखो इस पॉजिटिव भी है बिकॉज कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है, बट दिस इज ऑल्सो हैव नेगेटिव, तो ध्यान रखना। तो नॉट प्योरली नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं, इट इज़ नॉट प्योरली नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ मिक्स ऑफ थिंग्स, ओके। ओके, ये एक्चुअली होता कि इसको ऑब्जर्व कर सकती है हमारी स्किन या माउथ, इस वजह से हमारी थोड़ी सी क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, केमिकल है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ केमिकल। तो अगर आपकी बॉडी में, आपके मुंह में जाएगा तो केमिकल वो अच्छा तो नहीं है। तो ट्राइकोलोसन इज़ नॉट गुड, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। कॉमनली आप उसको टॉयलेटरीज में यूज़ करते हैं। टॉयलेटरीज का क्या मतलब होता है, जो कि हमारे टॉयलेट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्पिक है, जैसे कि हमारा सोप है, जैसे कि हमारा हैंड वॉश है, सब कुछ है ना। एक एंटी बैक्टीरियल सोप में, टूथपेस्ट में, या कुछ अगर कॉस्मेटिक्स में भी इवन ही होता है, जैसे कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो, लेकिन इसके हेल्थ कंसर्न भी है बिकॉज ये हमारा एक तरीके से डैमेज कर सकता है न्यूरॉन्स को, ऑफकोर्स बॉडी में एंटर करेगा तो इसके हेल्थ इश्यूज़ भी, मतलब एक कॉमन इन यूज़ है, इतना समझ में आओ, कॉमन इन यूज़ है एंड समथिंग दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल, बट इट कैन ऑल्सो हार्म बिकॉज ये ऑब्जर्व हो सकता है बॉडी से। अब इस टॉपिक को यहीं के यहीं लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारा दैट इज कीवर्ड है, दैट इज बेंजन्स पोल्यूशन। देखो सबसे पहले समझिए, बेंजन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कोई सब्सटेंसेस से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके सोर्सेज देखें तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, बट इतना ध्यान रखो, एक गेट आउट ऑन बर्निंग, जब भी बर्निंग होगी तो बेंजन्स जैसे पार्टिकल्स भी हमारी आते हैं। तो बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सोर्सेज क्या है, ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल में भी होगा, ऑटोमोबाइल में हमारे डीजल वगैरह फूकता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो डीजल से भी निकलेगा। तंबाकू में भी सेम है, वुड बर्निंग, तो एनीथिंग दैट इज गेटिंग ऑन बर्न, तो वहाँ से निकल रहा है। बेसिक क्वेश्चन था, कोई खास इसमें बात नहीं है। हमेशा रखना बी फॉर बेंजिन्स और बी फॉर बर्निंग, बर्निंग से निकलेगा, कोई चीज़ नॉर्मली आप यूज़ करो उससे नहीं निकलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, अब इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ओके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में भी दे रखा है। बोर्ड बेसिकली एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, ठीक है। तो बोर्ड क्या है हमारा, बोर्ड से याद रखना कि वो क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, सेम ही नाम है, बस वो इंटरचेंज कर देगा यूपीएससी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है। मेरे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये मिनिस्ट्री के साथ काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो साइंटिफिक टेक्निकल मैनेजमेंट करेगा, ये स्टडीज़ भी कंडक्ट कराएगा, ये मॉनिटर भी करेगा ग्राउंड वाटर लेवल वगैरह को, ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब आर्टिफिशियली कैसे हम ग्राउंड वाटर ग्राउंड में घुसा सकते हैं ना, पॉलिसीज़ भी, गाइडलाइंस भी डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी, ये बेसिकली अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आई थी, तो को कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था अथॉरिटी, अथॉरिटी हमेशा किस चीज़ से मिलती है, एक एक्ट से मिलती है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नाउ
ए फॉर अथॉरिटी, ए फॉर एक्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये बेसिकली रेगुलेट करता है एंड मैनेज कर सकता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखता है एंड एड्रेस करता है जो भी ग्राउंड वाटर के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम थोड़ा सा छोटा नैरो है, इसका काम एज कम्पेटिवली ब्रॉड है, पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाएगा बिकॉज ये मिनिस्ट्री से लिंक है, मिनिस्ट्री से लिंक नहीं है। बेसिक चीज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे हमारा है शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19। देखो हमारा इसमें ना चेंज आ चुका है, तो 2020 का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शेड्यूल 4 हमारा बात करता था एंडेमिक प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है, उनका कल्टीवेशन नहीं करता है। लेकिन अब ये मॉडिफाइड हो गया, तो इसको हम जो हमने चैप्टर जो क्वेश्चन 2 किया था ना शुरुआत में सबसे पहला, तो उसमें हमने इसको कवर कर लिया था। बाकी इसको स्टैटिक से पढ़ लेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके तहत कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। वैसे मैं इसको याद है मेरे को, तो मैं करा सकती हूँ, अभी भी करा सकती हूँ। तो एक तो हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है, जो क्राइम्स वगैरह को देखेगा। नेशनल जू अथॉरिटी है, सॉरी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो जू की रेगुलेशन वगैरह देखती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर रिजर्व के किसको मतलब बांधना है उसकी रिकमेंडेशन देती है। एंड एक और है दैट इज़ अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके चलते जो कि हमारा क्या करती है, हमारा दैट इज़ बढ़ाती घटाती है एरिया ऑफ दी जो भी रिजर्व्ड है। तो ये सारी बॉडीज़ हैं। और जो शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल आज के टाइम पे मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो पहले 6 थे, अब 4 हो चुके हैं। 4 में हमारा एक प्लांट के लिए है, 2 हमारे एनिमल्स के लिए है, और तीसरा हमारे साइट्स वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जिनमें जो ट्रेड है प्रॉपर्टी है। फटाक से हमने इसकी रिविजन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए बायोफ्यूल्स। अब बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, देखो फ्यूल, आपको पता है फ्यूल क्या समथिंग है दैट इज़ अ लिक्विड थिंग, जिससे कि आप अपनी गाड़ी वाड़ी भगा सकते हो ना। एंड बायो इज समथिंग दैट इज़ मतलब जो कि नेचुरली आया, तो आउट ऑफ लिविंग प्लांट या एनिमल्स में से या उनके वेस्ट में से जब आप निकालते हो किसी चीज़ को, तो उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है बायोगैस भी, ऐसे हमने बायोगैस पढ़ा भी है ना एनसीईआरटी में, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है बायोफ्यूल्स, बस समथिंग दैट इज़ कि आप क्या करोगे किसी ऑर्गेनिज्म से, है ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट में से, जनरली प्लांट को यूज़ करते हैं हम, क्रॉप वगैरह इन सबको यूज़ करेंगे, एनिमल को यूज़ करेंगे, उनके वेस्ट को यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस इट, है ना। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव है, तभी गवर्नमेंट जो है इंडिया की पॉलिसी भी इस चीज़ पर आ रही है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए बायोफ्यूल्स को हमने कैटेगराइज करा है मेन 3 टाइप्स में। अब देखो ये थोड़ा सा लर्न करना है, तो इसको याद करना है। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फूड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। फूड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, बायोथेनॉल, बायोडीजल। अब देखो बायो इथेनॉल किससे लिंक होता है, बायोथेनॉल लिंक होता है एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल से लिंक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बायोडीजल मतलब वही डीजल है बट बायो से आया, मतलब फूड क्रॉप से निकाला, ठीक है। रीन्यूएबल है बट ऑफकोर्स compete नहीं कर सकते फूड प्रोडक्शन, बिकॉज अगर हम सारा यूज़ करने लगेंगे फूड क्रॉप्स को, तो उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डिसएडवांटेजेस का ये है कि एक गलत इम्पैक्ट आएगा हमारे फूड प्रोडक्शन पे, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड एजेंट में कि चलो पहले हमने यहाँ पे दिमाग लगाया क्रॉप, अब हमें क्या देखा, नॉन फूड वाली चीज़ों को हम देखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो अब उनका वेस्ट निकल रहा है, उनका ही वेस्ट निकल रहा है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा सस्टेनेबल भी है एंड ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव भी कम है, बिकॉज वेस्ट को कोई खुद भी नहीं रखना चाहता, ठीक है। देन देयर कम अ थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो एल्गी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उनसे निकालेंगे, ठीक है, उनसे हम बायोडीजल, उनसे हम बायोजेट फ्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फोर्थ जनरेशन में हम क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं कि भैया अब टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जनरेशन का मतलब ये होता है समथिंग कि हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सबसे मतलब अपग्रेड हो रहे हैं ना एग्रीकल्चर से, वेस्ट से माइक्रोब से अपना टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। जैसे कि जेनेटिकली जो भी हमारा इंजीनियर ऑर्गेनिज्म होता है, जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज है, सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे बायोफ्यूल, क्या है बायोफ्यूल इज समथिंग जिसको हम क्या कर रहे हैं, बायो का मतलब ही क्या है, समथिंग दैट वी आर गेटिंग इट आउट ऑफ दी लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल, डेड प्लांट, डेड एनिमल, या फिर उनका वेस्ट हम उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। डेड नहीं, एक्चुअली बायो तो मतलब लिविंग ही होता है, ठीक है। तो पहले में हम फूड क्रॉप्स का यूज़ कर रहे थे बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर हम क्या आए, हम उन्हीं के वेस्ट पे आए कि हम भैया वेस्ट लेंगे, एनिमल वेस्ट, है ना, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, उनसे हम निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करा कि भैया इनको भी छोड़ो, हम माइक्रोब्स पे आते हैं। माइक्रोब्स तो हमारे आसपास सब है। एंड उसके बाद हमने बात करा टेक्नोलॉजी की, हम टेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड करेंगे प्लांट्स वगैरह को एंड फिर वहाँ से निकालेंगे। तो बेसिकली 4 जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एंड इथेनॉल इज लिंक टू एल्कोहल, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इथेनॉल पे बिकॉज क्वेश्चन आ रखा है, वैसे हम देख लेंगे आगे, ठीक है, आ जाता है, ठीक है।
आ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो कुछ नहीं है, देखो ये बेसिक एक डेफिनेशन समझो। तो सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब सोसाइटी पे, और कॉस्ट का मतलब है कि समथिंग जो आपको बियर करना पड़ेगा। कार्बन मतलब कार्बन की ऐसी क्या कॉस्ट है जो आपको सोसाइटी पे बियर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है, एक एस्टिमेट है जिसको हम यूजुअली मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं। किस में करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। कॉस्ट का मतलब भी हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक डैमेज क्या है एसोसिएटेड विद एमिटिंग 1 एडिशनल टन ऑफ ग्रीन हाउस। इसका मतलब है कि अगर आप 1 टन, मतलब इतना, अगर आप 1 टन भी कार्बन ग्रीन हाउस निकाल रहे हो, ठीक है, गैसेस निकाल, तो उसका इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा, तो उसको एक मॉनेटरी टर्म्स में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल ये है कि जिससे कि हम क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इनटू इकोनॉमिक टर्म्स। ऐसा क्यों, देखो जब तक पैसा नहीं आता ना, बहुत इंसान और कंट्री सारी लालची हैं, तो तब तक उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। दैट इज़ वाई, ठीक है। वो देखते हैं स्टील स्लैग। ओके, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे है क्वेश्चन दैट इज स्टील स्लैग। अब देखो स्लैग क्या होता है, स्लैग इज समथिंग अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टिंग ओर। जब हम क्या करते हैं, हमने देखा ना, जब स्टील बनाते हैं तो स्टील को हम स्मेल्ट करते हैं, आयरन ओर को स्मेल्ट करके स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो स्मेल्टिंग के दौरान कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, बेसिकली इट इज़ नोन एज स्लैग, ठीक है। अब ये मिक्सचर होता है, इसमें मेटल्स ऑक्सीडाइड्स होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड्स, डी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी कैन बी हार्मफुल और यूज़फुल दोनों हो सकता है। देखो यूज़फुल कैसे है, डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसा कर रहे हो। यूज़ अच्छा करोगे तो यूज़ अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको मतलब अगर ये इन्वायरमेंट में जाएगा तो ऑफकोर्स हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्लैग इज समथिंग दैट इज़ अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट। ओके, बेसिक चीज़ थी, कुछ खास नहीं। आगे देखिए कॉपर स्लैग में भी आया तो वही चीज़ है, कॉपर को बना रहे हैं तब उसमें वेस्टेज निकल रहा है बाय प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। नाउ एसफाल्ट क्या होता है, एसफाल्ट इज समथिंग मिक्सचर, इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडर एंड फिलर। तो क्या होता है, एसफाल्ट क्या है, हमारा एक मिक्सचर है, एक थिंग है जो कि हमारे बाइंड भी करती है चीज़ों को, प्लस में फिल भी करती है। इट इज़ अ बाइंडर एंड द फिलर, बाइंडर एंड द फिलर, ठीक है। पॉटलैंड सीमेंट क्या होते हैं, पॉटलैंड सीमेंट इज नथिंग, इट्स इज द कॉमन सीमेंट। पॉट लैंड, इसका मतलब कुछ नहीं, जो पॉट के पास वाला लैंड है वहाँ से हमने सीमेंट उठाई है। और जनरली ऐसा ही होता है ना, सीमेंट पे अभी करंट में भी देखा था कि सीमेंट की कमी चल रही है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एम सैंड लेके आ रहे हैं, मतलब हम रेत लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रेत को भी, बिकॉज सीमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सीमेंट, दैट इज़ वाई। तो पॉटलैंड का मतलब है जो पॉट के पास समुद्र के किनारों से हम उठाते हैं उन उस सीमेंट को, तो बेसिकली उसको हम पॉटलैंड सीमेंट कह देते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस इतना रखना। एसफाल्ट क्या है, एसफाल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडर एंड फिलर, ठीक है। मतलब वो बाइंड करता है चीज़ों को एंड फिल कर सकता है, और उसको कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। इट्स ऑल्सो लाइक अ सीमेंट, सीमेंट की जैसा ही है, बट थोड़ा सा और उससे क्या है, बाइंड भी करेगा ये एंड फिल भी करेगा चीज़ों को, समथिंग लाइक अ सीमेंट, है ना। पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ रखा है, एक कीवर्ड था, दैट इज हमने देख लिया। अगर देखिए कोल, इंडियन कोल, तो देखो कोल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडियन कोल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम कोल पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी से भी, तो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड है ना, एनसीईआरटी पे भी ध्यान देंगे, एंड प्लस में अभी जो यहाँ पे है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें कोल, जो हमारा कोल इंडिया में जो मिलता है टिपिकली, जो हमें पता होना चाहिए, वो हाई ऐश कंटेंट है, मतलब बहुत अच्छा कोल नहीं है, मतलब अगर आप जलाओगे तो ऐश बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ऐश का जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं उसके, है ना। एयर पोल्यूशन भी कर सकती है, एंड ऐश को कैसे डिस्पोज करें ये भी इशू ही रहता है, ठीक है। तो हाई ऐश कंटेंट मिलता है इंडियन कोल में, ध्यान रखना इस चीज़ को। कोल के अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट समय पे होती है, तो अगर आपको पता है, लेकिन ये बनती कैसे है, जब बरी हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब प्लांट हो, एनिमल हो, जब वो बरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर द हीट एंड प्रेशर, ठीक है। लैंड पे, है ना, कोल हमेशा लैंड पे मिलती है, ध्यान रखना। वहीं जो पेट्रोलियम भी सेम ही चीज़ है, लेकिन वो अंडर द ओशन मिलता है, ठीक है। तो अंडर हीट एंड प्रेशर के जब ये चीज़ बरी हो जाती है लेयर्स में, तो फिर वो बनती है, ठीक है। और वो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कितना कार्बन कंटेंट है, क्या स्टेज ऑफ फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट दे रखा है यहाँ पे। बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट हम देखते हैं कार्बन कितना है। तो एंथ्रासाइट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है। बिटमस होता है जिसमें थोड़ा कम होता है, लिग्नाइट होता है जिसमें और कम होता है, और जो हमारा पीट होता है उसमें और भी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे सबसे पहले एंथ्रासाइट है, ठीक है। उसके बाद हमारा बिटमिनियस है, उसके बाद हमारा लिग्नाइट है, उसके बाद हमारा पीट है, ठीक है। तो इसको, इस ऑर्डर को याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख के चलना है 2 बार, ठीक है। और देखिए एंथ्रासाइड जो है हमारा कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो मतलब अच्छा है, तो ये बर्न होगी स्लोली, सिंपल सी बात है। मतलब अच्छे फीचर्स, जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा, कार्बन कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके फीचर्स अच्छे हो जाएंगे, जैसे कि स्लोली बर्न करेगी, तो इट्स गुड। हमारे यहाँ पे स्मॉल ही क्वांटिटी में पाई जाती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिटुमस की बात करूँ जो मैक्सिमम इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, आप लोकेशन देख ही सकते हो, बहुत सारी स्टेट्स में पाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कंटेंट तो कम है, मॉइस्चर भी कम रहेगा इसमें, है ना, मॉइस्चर भी इसमें क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ये ऐश प्रोड्यूस करेगी, हमने देखा जैसे इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन कम है,
मॉइस्चर भी कम है तो फटाक से जल जाएगी, है ना। ये स्लो जल रही थी, थोड़ा सा फास्ट जल जाएगी। और इस तरीके से लिग्नाइट जो हमारी होती है ये हमारी हाई प्रोड्यूसिंग स्मोक व्हेन बर्nt। तो इसमें क्या है, मॉइस्चर तो हाई है लेकिन प्रोड्यूसिंग स्मोक व्हेन बर्nt, तो ये स्मोक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है। एक मेन इसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ये हमारी क्या कर रही है, स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया में सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। पीट की अगर मैं बात करूँ तो पीट की जो हमारा इनिशियल स्टेज, मतलब यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई है, हमारी फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में है, यहाँ पे कोल फॉर्म हो रहा है। हमने देखा था पीटलैंड वगैरह में भी, तो वही चीज़ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इनको लिख लेना है। एंथ्रेसाइट क्या है, कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में रहता है, तो क्या गुड़ है, कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। अब ये हमारी कमी पाई जाती है, ठीक है, बर्न करेगी स्लोली। ये हमारी सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और पीट है जो कि इनिशियल स्टेज में है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला है बायोचार। बेसिकली बायोचार क्या होता है, जब सॉलिड मटेरियल जो जनरेटेड है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ प्लांट विदाउट ऑक्सीजन, जब हम प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं, फिर कहीं तो वुड होते हैं, जब उनको जलाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरोलाइसिस, है ना। मैंने लिखा नहीं, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम बायोचार कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोचार। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में आया हुआ और दोबारा भी आ सकता है। तो बायोचार इज समथिंग अ सॉलिड मटेरियल दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ प्लांट लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, अब एक और कीवर्ड है वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग देख लेते हैं, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है। तो वर्टिकल फार्मिंग एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो इतिहास ये समझो, ठीक है। अच्छा, बायोचार हमारा पॉजिटिव तो है लेकिन ऑफकोर्स इसमें भी बर्निंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ इसका भी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बायोचार वैसे इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ लाइक अ वर्टिकल फार्मिंग, इस तरीके से फार्मिंग करना। तो वर्टिकल फार्मिंग मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स विच कंजर्व्स लैंड एंड वाटर सोर्सेज, मतलब इस तरीके से मेंढे बना के जो हम करते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनें बना दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंढे जो इनकी बीच वाला एरिया है, जो बीच वाला एरिया ना, बीच वाला एरिया होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉप्स उगा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो वर्टिकल फार्मिंग है। एंड इसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की फॉर्म में रखते हैं। मतलब इट इज़ बेसिकली गुड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल हो पाते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन है, सॉइल इरोजन वगैरह कम होगा, है ना। वाटर लॉगिंग वगैरह की सिचुएशंस नहीं यहाँ पे बनेंगी। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, बस इतना समझो, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट। और ये है क्या, दैट इज़ इट, ओके। बायोचार भी समझो, इट इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, है ना। बायोचार इट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, है ना। एंड हाँ, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब इतना समझो अभी के लिए, इतना समझो, ठीक है। जैसे कि अब जैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा तीनों है। तो ये क्या क्या कह रहा है कि आप इसको, ये बेसिकली क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन मिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी एकदम ट्रू है ना। और ये हमारा ग्रोइंग मीडियम में लॉन्ग वाटर भी रिटेन ज़्यादा कर पा रहा है। तो जो भी इसके बारे में बेसिकली पॉजिटिव चीज़ें आएंगी ना, वो हमें सही करनी है। मतलब ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्या, इतना समझ लो बस। आगे आते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स, जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में भी इनका यूज़ होता है। तो देखा होगा जैसे सर्फ होता है ना, सर्फ होता है, तो वो देखा होगा वो थोड़ा सा ना हार्ड होता है, बिकॉज उसमें छोटे छोटे कण आपको फील होंगे, किसके, दैट इज़ प्लास्टिक के। तो ऐसे यूज़ होते हैं हमारे कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में इनको यूज़ होता है, ठीक है। अब ये होते क्या है, बिकॉज प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, तो ये भी नॉन डिग्रेडेबल होंगे ना। और ये आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में काफ़ी मिलेंगे, है ना। और एक तरीके का इन्वायरमेंटल थ्रेट करने हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को ख़राब करने हैं, ठीक है। तो बस बेसिक चीज़ें आपको सनस्क्रीन वगैरह में भी मिल सकते हैं। सो बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, मिथेन हाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। तो मिथेन गैस सबसे पहले समझिए, मिथेन गैस क्या है, तो CH4 है। CH4 मतलब ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बेसिकली बनी हुई है, ठीक है, मीथेन गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, ठीक है। आगे देखिए, ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन, ऑल्सो एक हाइड्रोकार्बन भी है, वैसे मैंने लिख दिया। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, ठीक है। जनरली वो हमारे क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाइड्रो एंड कार्बन का बेसिकली जो कंपाउंड है, ये है ही ऐसा कि इसलिए क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्लोरो HCl HFL भी हमने पढ़ा था, तो वो भी हाइड्रोकार्बन है, तो वो भी क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है, ये CH4 है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है।
और हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं, तो कुछ नहीं है, मीथेन हाइड्रेट का मतलब होता है मीथेन गैस जब ट्रैप्ड होती है सॉलिड आइस में, जो मीथेन है जब वो ट्रैप्ड होती है हमारी सॉलिड आइस में, तो उसको हम कहते हैं। अभी फॉर्म कैसे होती है, तो आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे फॉर्म होती है, जनरली आपको पोल्स में मिलेगी, है ना। वहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है, पोल वो भी कम होता है, प्रेशर भी कम, ठीक है। और अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो ऑफकोर्स रिलीज कर देगी मीथेन, तो एक तरीके का क्या है ही हमारे लिए मतलब चिंताजनक जो है बात हो जाएगी, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम भी है, मीथेन कैल्थरेट, हाइड्रोमीथेन, मीथेन आइस, फायर आइस, नेचुरल गैस हाइड्रेट, तो ये सब कुछ भी इसके नाम है, तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, अभी मीथेन जो हमारी आइस में है तो एक तरीके से अच्छी चीज़ है, बिकॉज हमें हमारा जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिलीज़ हो जाएगी तो बहुत नुकसानदायक बात है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, कैसे फॉर्मेशन होती है, सब कुछ इसके बारे में, ठीक है। मिथेन के बारे में भी पढ़ के आए, सल्फर डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ लिया था कि हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ये, ना। ग्रीन हाउस गैस भी पॉल्यूटेंट है, सॉरी पॉल्यूटेंट है, इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इज अ पॉल्यूटेंट, इट इज़ अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो ये सिंपल कार्बन ऑक्साइड है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं, तो बेसिकली इसमें भी कार्बन का जो है अंग है। अब कार्बन जब भी रिलीज होती है, जब समथिंग बर्न होता है तब भी रिलीज होती है, एंड ऑफ कोर्स ये भी हमारा क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस होगी। कार्बन जैसे ग्रीन हाउस गैस है तो ये भी हमारी क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस होगी, दिस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो बहुत सारे नाम आए थे, कार्बोफुरान, मिथेल पैराथाइन, फोरेट, है ना, ट्राइजोफास, तो बेसिकली ये सब कुछ क्या थे, तो कुछ नहीं है, जो हमारे कार्बन फ्रान ये सब कुछ है, हमारे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑफकोर्स कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, मेन इनका यही काम होता है। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज आपको पता ही जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, दीज आर बेसिकली हार्मफुल, ये हमारे हार्मफुल है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा इनका गलत इम्पैक्ट है। तो मतलब इसलिए दैट इज़ वाई, अब इसलिए दैट इज़ वाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, पैराकल्चर फार्मिंग पे, है ना, इन सारे फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना, हो सकता है दोबारा पूछ ले, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में है, तो हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन है क्या, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल क्या है 2010 के, ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन है क्या, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है, ट्रीटी थी, कंजर्वेशन हम करेंगे वेटलैंड्स का, या फिर कहें तो रामसर साइट्स। तो बेसिकली इसका नाम रामसर क्यों पड़ा है, बेसिकली इस जगह पे, जिस जगह पे कन्वेंशन हुई थी वो रामसर है, ईरान में पड़ती है जगह, और बेसिकली है क्या, इंटरनेशनल ट्रीटी है कि हम कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स को, या फिर कहें तो रामसर साइट्स को। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात करें, इसका मतलब है वेटलैंड इज समथिंग अ वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, कुछ अच्छा कर रहा होगा एनवायरमेंट के लिए, तभी हम उस पर कन्वेंशन लेके आए, ठीक है। और देखिए अब क्या क्राइटेरिया है, देखो एक एक क्राइटेरिया तो हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक स्पीशी होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट, ये सपोर्ट करे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, ठीक है। ये क्या करे, सपोर्ट करे कुछ ऐसी स्पीशीज़ होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी उसको कंजर्व करना सही है, ठीक है। वो सपोर्ट करे पॉपुलेशन ऑफ प्लांट को, स्पीशीज़ को जो इंपॉर्टेंट है मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए ना, दैट इज़ हम उसको करेंगे, ठीक है। या फिर वो उनको एक तरीके से रिफ्यूजी प्रोवाइड कर रही है जो भी एडवर्स कंडीशन में कुछ प्लांट एंड एनिमल्स को, तो भाई ये मतलब बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे बेसिकली, है ना। ज़्यादा उसके अच्छे खासे वाटर बर्ड्स हों उसके पास, ठीक है। वो फूड सोर्स हो फिशेस के लिए, है ना, फिशेस पे भी ध्यान देना है ना हमें, बिकॉज वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज़ हो, मतलब ऐसी स्पीशीज जो उस वेटलैंड पे डिपेंड करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है ना। इंडिजीनियस कुछ फिशेज़ हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, उनको सपोर्ट करती हो, तो इस तरीके से जनरली बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रही है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। बेसिकली यही क्राइटेरिया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखो, वेटलैंड की कंजर्वेशन, इसका मतलब वेटलैंड इज समथिंग अ गुड, ठीक है, ठीक है। अब अगला जो था वेटलैंड का कंजर्वेशन, जो हमारा रूल है उसके रिगार्डिंग था। सो ये जो रूल्स हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस अच्छा ऑफकोर्स इनके ही बेसिस पे हमने लाए हैं, वैसे देखो रूल अब इनके नाम से पता चल रहा है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल एक रूल है जो कि इंडिया लेके आया है, 2010 में लेके आया है, ठीक है। और इसके चलते लेके आया ऑफकोर्स रामसर कन्वेंशन के चलते, जो कि बात करता है कि हम वेटलैंड्स को कंजर्व कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे, इनसे रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। अब देखो हम रूल्स पढ़ने तो बैठ जाएंगे नहीं, तो बेसिक इतना ही हमें समझना है, ठीक है। 2 पॉइंट पढ़े, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिल रही है या सपोर्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, एज वेल एज क्या है, इंडिया भी एक लॉ लेके आया है, तो अगर ऐसे बोल दे कि इनके पास कोई लॉ नहीं तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है।
ये देखिए अगला जो टॉपिक था इसमें हमें कोई भी वो नहीं मिला, दैट इज़ तो हम इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखिए इसमें भी कोई खास हमें वो नहीं मिला था तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे देखिए हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी, ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन रिच इनरिच, मतलब सीएनजी में ना हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एक ऐसा गैस है दैट इज़ वेरी लाइक, वो क्या है हमारी एक पॉजिटिव गैस है, मतलब अच्छी गैस है ना हाइड्रोजन, एक अच्छी मतलब खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी देती है हमें और ज़्यादा एमिशन वगैरह भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम क्या करें, हाइड्रोजन को ब्लेंड करें सीएनजी के साथ। ठीक है, तो HCNG क्या है, हमें ब्लेंड कर देंगे फ्यूल को, फ्यूल मतलब सीएनजी को, बाय मिक्सिंग हाइड्रोजन विथ कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो एमिशन रिड्यूस होगा, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन तो कम इमिशन करता है, तो सीएनजी थोड़ा बहुत करेगी तो कर लेगी। फ्यूल सेव होगा, फ्यूल बचेगा हमारा, कम 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 यूज़ होगा। ठीक है, मिनिमल मॉडिफिकेशन मतलब ज़्यादा बदलाव भी नहीं ला रहे हैं, कंप्लीटली फ्यूल को चेंज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें जस्ट चेंज ला रहे हैं, थोड़ा बहुत है ना। हाई लोड सूटेबिलिटी, अच्छे से सूटेबल भी होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑप्टिमल रेशो, हमें नहीं पता कि कितना रेशो एक्चुअली, अभी तक हमें ये नहीं फाइंड, हम नहीं बेस्ट फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है इसके लिए, एंड कमर्शलाइजेशन भी हर्डल्स हैं कि भैया ये बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी, बिकॉज देखो कोई भी टेक्नोलॉजी नई नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा ही जो है थोड़ी सी सस्ती नहीं होती इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, दैट इज़ वाई कमर्शलाइजेशन भी है। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, दोबारा से आया। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारी बेसिकली हमारा इस्टेब्लिश, ये किस लिए आया है, नाम से पता चल रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और कुछ हमारे फ्रेमवर्क ले डाउन करेगा, कैसे क्विक रिस्पॉन्स लेना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब किससे इंस्पायरेशन लेता है, 1972 में जो यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, यूएनईपी। ठीक है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, तो इससे ही बेसिकली रिगार्डिंग है, यूएनईपी नहीं है सॉरी, वो हमारा बाद में इस्टेब्लिश हुई थी, जो भी यूनाइटेड नेशन का बस कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब पावर्स क्या है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बेसिकली चीज़ है कि एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि इसके तहत वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं बॉडीज़, जैसे कि पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर पाए, स्पेसिफिक जो भी इशूज़ हैं उनको ये हैंडल कर सके, है ना। नेशन वाइड प्रोग्राम चला सकती है, स्टैंडर्ड सेट कर सकती है ना, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज़ के लिए करेगी कि भैया आपको इतना इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना, किस तरीके से अपने वेस्ट को डिस्चार्ज करना है, बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करती है चीज़ों को इसके तहत। बेसिक चीज़ें इसके तहत जो भी बॉडीज़ आई हैं उसको बेसिकली जाके हम देख लेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। वैसे बहुत सारी बॉडीज़ हम देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो हमारा क्या है, कोस्टल एरिया जोनल नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्राइजल कमेटी भी है, इसके तहत ही बनाई गई है। हमारा इको सेंसिटिव जोन्स भी इसके तहत ही बनाए गए हैं। और हमारा क्या है, दैट इज़ हमारा और भी चीज़ें हैं, दैट इज़ हाँ, नेशनल वाटर काउंसिल भी इसके तहत ही बनाया गया है, नेशनल गंगा वाटर काउंसिल है, पता नहीं जो भी है वो भी इसके तहत बनाया गया है। और एक बॉडी और थी, 5 बॉडीज़ थी, देयर वर 5 बॉडीज़, जो मुझे थोड़ा सी शायद याद नहीं आ रही है, तो वो भी इसके तहत जो है बनाई गई है। ठीक है, देख लेना, मतलब इन सारी बॉडीज़ को देखते रहना है साथ के साथ। ठीक है, ओके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो कुछ नहीं है, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट समथिंग जिसको मतलब सॉलिड पता है ना क्या, तो उसका जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है 2016 से रिगार्डिंग, मतलब ये भी कोई रूल्स लाए गए हैं, बस इतना ध्यान रखना बहुत है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ खास था नहीं, ना ही कोई कीवर्ड मिला मेरे को, ना कुछ मिला, दैट्स इट। अब देखो क्लास हो गई है, लेकिन क्लास को करना ना तरीका सिंपल ये होता है कि जब भी कोई एक टॉपिक हम पढ़ लिया, सुन लिया अच्छे से, उसको फिर एक बार लिख लेना है, पढ़ लिया सुन लिया उसको फिर अच्छे से लिख लेना है। ये करेंगे तभी 5 बार इस क्लास को देखूंगी और 5 बार ऐसा करूँगी तो वो चीज़ दिमाग में घुस जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा करनी है। ओके।